भूसंतुलन सिद्धांत के पार्ट प्रथम में हमने एरी के विचारों का अध्ययन किया था कि किस प्रकार जो भूसंतुलन की संकल्पना है उसका जो ऐतिहासिक उद्गम था वो कहाँ से हुआ, किन रूपों में उस समस्या सामने आई और उसमें जो विभिन्न प्रकार के विचार थे उनमें किस तरह से विरोधाभास था। इस संबंध में प्राट ने अपने विचार प्रस्तुत किए और इसी क्रम में एरी महोदय ने भी भूसंतुलन की जो संकल्पना है उसके संबंध में अपने जो विचार थे वो दुनिया के सामने रखे। एरी ब्रिटेन के रहने वाले थे और इन्होंने 1859 में जो भूसंतुलन का जो सिद्धांत था उसके संबंध में अपनी जो विचार थे या धारणा थी उसको व्यक्त किया। इन्होंने तेराव के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए बताया कि पृथ्वी की कम घनत्व वाली जो ऊपरी पपड़ी है जिसे हम क्रस्ट कहते हैं वो अधिक घनत्व वाला जो अधः स्तर है जिसे हम सब स्ट्रेटम कहते हैं उस पर क्या हो रहा है, तैर रहा है। अर्थात जो महाद्वीप हैं वो किसके बने हुए हैं, शियाल के बने हुए हैं और वो दुर्बलता मंडल यानी कि अधः स्तर में जिसका कि घनत्व क्या है, शियाल से ज़्यादा है, उस पर तैर रहा है। तो इस प्रकार जो एरी हैं वो ये कहते हैं कि कम घनत्व वाला जो क्रस्ट है वो अधिक घनत्व वाले जो सब स्ट्रेटम यानी कि अधः स्तर है उसके ऊपर क्या कर रहा है, तैर रहा है। इसी आधार पर आर्य महोदय कहते हैं कि हिमालय जो धरातलीय एक विशाल आकृति है उसका एक बड़ा भाग आधे स्तर में काफ़ी अंदर तक क्या है, प्रविष्ट किए हुए हैं। अर्थात हिमालय जितना ऊंचा है उसका कई गुना वो आधे स्तर में क्या है, डूबा हुआ है। तो इस प्रकार जो एरी हैं वो ये कहते हैं कि कोई भी ऊंचा भूभाग तभी टिका रहता है, तभी संभव है जब उसका बहुत सा निचले वाला भाग द्रव भाव में डूबा रहता है। आर्किमिडीज के जो सिद्धांत हैं उसके अनुसार तैरती हुई कोई भी वस्तु अपने नीचे से द्रव्यमान के बराबर द्रव्यमान को क्या करती है, हटाती है। इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जैसे हम पानी से भरे हुए बर्तन में यदि हम कोई वस्तु डालते हैं तो जितना उसका द्रव्यमान है उतना वो क्या करती है, उस पदार्थ को हटाती है और वो जो पदार्थ हमने उसमें डाला था वो उसमें क्या करती है, अपना स्थान ग्रहण करती है। तो इस प्रकार एरी ने तेराव के सिद्धांत के आधार पर इस बात को सिद्ध करने का प्रयास किया है कि किस प्रकार ये जो पर्वत पठार मैदान झीलें आदि पाए जाते हैं अपने स्थान पर स्थिर अवस्था में क्यों पाए जाते हैं। एरी आगे कहते हैं कि उन्होंने आर्किमिडीज का जो सिद्धांत लिया था उसके आधार पर भी इसको बताने का प्रयास किया है। जैसे कि उन्होंने एक उदाहरण के द्वारा इसको समझाया कि जिस प्रकार एक तैरती हुई नाव, पानी में जो एक नाव तैरती है उसका अधिकांश भाग कहाँ डूबा रहता है, जल में रहता है। तो वो डूबा हुआ जो भाग है वही पानी की सतह के ऊपर वाले भाग को क्या करता है, बैलेंस करता है, अर्थात उसको संतुलित रखता है, उसको डूबने से बचाता है, गिरने से बचाता है। उसी प्रकार हिमालय भी अधिक घनत्व वाले अधः स्तर में क्या कर रहा है, तैर रहा है। तो एरी महोदय ये कहते हैं कि हिमालय का जो घनत्व है वो क्या है, कम है और वो जो अधः स्तर है जिसका कि घनत्व हिमालय से क्या है, ज़्यादा है, उसमें डूबा हुआ है और उसमें एक तरह से क्या कर रहा है, तैर रहा है। और यहाँ पर वो ये बात भी कहते हैं कि हिमालय का कई गुना भाग इस अधः स्तर में क्या है, गहराई तक डूबा हुआ है। एरी ने एक और उदाहरण से इसको समझाने का प्रयास किया है कि जिस प्रकार एक हम बर्फ़ का एक टुकड़ा लें और उसको हम पानी में डालते हैं तो आप देखेंगे कि उसका लगभग जो 9 भाग हैं वो पानी में डूब जाते हैं और एक भाग पानी की सतह के ऊपर क्या करता है, तैरता है। तो इस प्रकार 9 भाग जल में क्या होते हैं, डूबे रहते हैं। इसी प्रकार यदि महाद्वीपीय भागों का औसत घनत्व 2.67 और अधः स्तर का घनत्व 3 मान लिया जाए तो भूपृष्ठ के प्रत्येक भाग को अधः स्तर के ऊपर रहने के लिए उसके लगभग 8 भागों को उस अधः स्तर यानी कि दुर्बलता मंडल के नीचे रहना पड़ेगा। इसको एक उदाहरण से मैं समझाना चाहूँगा आपको कि जैसे मान लीजिए कई बार आपने देखा होगा सड़कों के किनारे जो सड़कें बनती हैं उसमें हम तारकोल इस्तेमाल करते हैं, चारकोल, और किसी गड्ढे में अगर चारकोल भर जाता है
और यदि आप उसके अंदर पिघले हुए जो चारकोल है उसके अंदर आप एक लकड़ी का टुकड़ा उसके ऊपर खड़ा करते हैं तो आप पाएंगे कि वो लकड़ी का टुकड़ा गिरता नहीं है, बल्कि क्या होता है, उसमें खड़ा रह जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि उस चारकोल का जो घनत्व वो तो क्या है, अधिक है, लेकिन उस लकड़ी का टुकड़ा जो आप उस चारकोल के अंदर उसको डुबो रहे हैं उसका घनत्व क्या है, कम है। यानी कि कम घनत्व वाले लकड़ी का जो टुकड़ा है या छड़ी है उसका जो बैलेंस है वो किसके द्वारा संतुलित हो रहा है, अधिक घनत्व वाले उस चारकोल के द्वारा संतुलित हो रहा है। तो इसी प्रकार प्रत्येक जो भूपृष्ठ है वो आधे स्तर में क्या है, डूबे हुए हैं, जिसका घनत्व क्या है, अधिक है। तो अधिक घनत्व वाला आधे स्तर अपने ऊपर स्थित जो क्रस्ट है जिसका घनत्व कम है उसको क्या करता है, संतुलित करता है। तो इस प्रकार एरी ने बताया कि एवरेस्ट की ऊंचाई आज 8,848 मान ली जाए तो क्या होगा, यानी कि उन्होंने बताया कि उसका लगभग 8 गुना किस में डूबा हुआ है, आधे स्तर में डूबा हुआ है। तो 448 को हम 8 से गुना करते हैं तो ये लगभग आता है 67,904 मीटर, यानी कि लगभग 68 किलोमीटर का ये भाग किस में डूबा हुआ है, आधे स्तर में डूबा हुआ है। तो ये 68 किलोमीटर का डूबा हुआ भाग हिमालय के 8,848 जो मीटर है ऊंचाई है, जो कि क्रस्ट पर है इसकी ऊंचाई, उसको क्या कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है। तो इस प्रकार एरी कहते हैं कि अधिक घनत्व वाला जो पदार्थ है उसके ऊपर स्थित कम घनत्व वाले पदार्थ को क्या करता है, संतुलित करता है। एरी आगे ये बताते हैं कि हिमालय के नीचे जो अधे स्तर है उसमें जो हमारे ऊपर बने हुए जो विभिन्न प्रकार के स्वरूप हैं उसकी लंबी जड़ें इस अधे स्तर में गहराई तक क्या है, प्रविष्ट हैं, और वो भी किसकी बनी हुई है, हल्के पदार्थों की बनी हुई है। यानी कि जो जड़ें हैं आधे स्तर में, चाहे वो हिमालय हो, पठार हो या मैदान हो, उसकी जड़ें आधे स्तर में हैं, वो भी किसकी हैं, कम घनत्व वाली हैं, लेकिन उसको आसपास घेरे हुए कौन सा पदार्थ है, अधिक घनत्व वाला पदार्थ है। इसलिए हिमालय की जो आकर्षण शक्ति है वो क्या रही होगी, कम रही होगी। जैसा कि प्रारंभ में, सिद्धांत के प्रारंभ में ही हमने बताया था कि जो विवाद था वो यही था कि किस प्रकार हिमालय जो प्लम लाइन थी उसको जितना आकर्षित करना चाहिए था हिमालय को उतना उसको नहीं कर पा रहा था, और जबकि वैज्ञानिक जो वहाँ पर सर्वेक्षण कर रहे थे उनकी उम्मीदें क्या थी, ज़्यादा थी कि प्लम जो लाइन है उसका आकर्षण क्या होना चाहिए था, ज़्यादा होना चाहिए था। लेकिन वो इस बात से अनभिज्ञ थे कि हिमालय के अंदर की जो चट्टानें हैं उनका जो घनत्व है वो कैसा है। बाद में वो इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कम आकर्षण का कारण हिमालय का क्या रहा होगा, कम घनत्व रहा होगा। यानी कि हिमालय के अंदर जो चट्टानें हैं वो कैसी हैं, कम घनत्व वाली हैं, और जो गहराई तक प्रविष्ट हैं वो भी कैसी हैं, कम घनत्व वाली हैं। इसलिए वो प्लम लाइन को अपनी ओर क्या कर रहा है, कम आकर्षित कर रहा है। एरी आगे बताते हैं कि जो भाग जितना अधिक ऊंचा होगा उसका उतना ही अधिक भाग आधे स्तर में क्या होगा, डूबा हुआ होगा। जैसे कि हिमालय के संदर्भ में आपने देखा कि हिमालय की जो ऊंचाई है वो 8,848 मीटर है। इसका मतलब उसका 8 गुना लगभग 8 गुना किस में डूबा हुआ है, आधे स्तर में डूबा हुआ है, जिससे वो क्या होता है, संतुलित होता है। एरी ने अपने इस सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए एक प्रयोग किया। उन्होंने लकड़ी के भिन्न भिन्न आकारों के टुकड़े लिए और उन्हें जल में क्या किया, डुबोया। यानी कि अलग अलग आकार के क्या लिए, टुकड़े लिए, और उनको जल में क्या करते हैं, डुबोते हैं। अब वो जब जल में डुबोते हैं तो देखते हैं कि ये टुकड़े अपने आकार के अनुसार संतुलन बनाए रखने के लिए भिन्न भिन्न गहराइयों तक क्या करते हैं, डूबते हैं, और उसी अनुपात में ये क्या दिखाई देते हैं, सतह के ऊपर भी दिखाई देते हैं। जिस अनुपात में गहराई में डूबते हैं उसी अनुपात में ये सतह के ऊपर भी नज़र आते हैं। जैसा कि आपने चित्र में देख रहा होगा कि हमने एक पानी का बर्तन लिया है और उसमें लकड़ी के टुकड़े लिए हैं जिनका घनत्व क्या है, लगभग समान है। वो हमने छोटे बड़े टुकड़े लिए हैं। जब हम पानी में इनको डुबोते हैं तो वो उसी अनुपात में क्या करते हैं, गहराई में डूबते हैं। जो टुकड़ा जितना बड़ा है वो उतना ही अधिक गहराई में क्या करता है, डूबता हुआ चला जाता है, और जो टुकड़ा जितना छोटा है वो उतना ही कम गहराई में क्या होता है, डूबता है। और यहाँ ये भी देखने को मिल रहा है कि लकड़ी के जो टुकड़े हैं उनका कई गुना पानी की सतह के नीचे क्या होता है, डूब जाता है। तो ये कई गुना डूबा हुआ भाग पानी की सतह के ऊपर वाले जो भाग है उनको क्या करता है, संतुलित करता है, अर्थात समस्थिति में उसको रखता है।
दूसरे चित्र में आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरह से जो हमारे भूखंड हैं वो हम आधे स्तर में गहराई तक डूबे हुए हैं। जैसे कि आपने हिमालय के बारे में कहा कि उसका कई गुना भाग आधे स्तर में क्या है, डूबा हुआ है। तो यहाँ पर आप बेसिन को देखते हैं कि उसका जो भाग है वो कम आधे स्तर में डूबा हुआ है, पठार का उससे ज़्यादा डूबा हुआ है और हिमालय का सबसे ज़्यादा, और सागर तली का मैदानों से भी कम आधे स्तर में क्या होता है, डूबा होता है। तो इस प्रकार जो एरी महोदय हैं, इसके अलावा उन्होंने एक और प्रयोग किया कि पारे से भरे बर्तन में उन्होंने तांबे के टुकड़ों को रख दिया और परिणाम वही प्राप्त हुआ जो लकड़ी के टुकड़ों को उन्होंने पानी में डुबोने पर प्राप्त हुआ था। तो इस प्रकार एरी का मानना है कि भूतल पर पर्वत, पठार, मैदान तथा समुद्र तल भी लगभग इसी स्थिति में है। यानी कि ये चारों जो पर्वत, पठार, मैदान, जो झीलें हैं या सागर तली जिनको कहते हैं, वो भी इसी प्रकार जो अधे स्तर है अपने अपनी हाइट के अनुपात में डूबे हुए। यानी कि जो भाग जितना अधिक ऊंचा है वो अधे स्तर में उतना ही अधिक क्या है, डूबा हुआ है। जैसा कि उन्होंने बताया कि जैसे पर्वत, पठार, मैदान आदि इन सब का जो घनत्व लगभग कितना है, 2.67 के आसपास है, जबकि जो अधे स्तर है उसका घनत्व कितना है, 3 से लेकर 3.3 तक है। इसलिए जो भाग जितने अधिक ऊपर हैं उसकी जड़ें भी क्या होंगी, उतनी ही अधिक गहरी होंगी। जैसा कि आप चित्र में देख भी रहे हैं कि पर्वत जो अधे स्तर है उसमें सबसे अधिक क्या है, डूबे हुए हैं, जबकि जो समुद्र तली है वो अधे स्तर में उसकी जो गहराई है वो क्या है, कम है। एरी जो विचार था वो प्राट के जो विचार थे उसकी तुलना में काफ़ी अधिक सत्य दिखाई देते हैं, क्योंकि प्राट महोदय कहते हैं कि एक पृथ्वी के अंदर एक ऐसी लाइन पाई जाती है जिसके नीचे घनत्व में अंतर नहीं होता है, जबकि उसके ऊपर ही घनत्व में क्या होता है, अंतर होता है। जबकि जो एरी हैं उनके विपरीत कहते हैं कि घनत्व में अंतर होता है और गहराई में भी अंतर होता है, जैसा कि आप चित्र में देख भी पा रहे हैं। गहरी खानों में खुदाई करने पर इस बात से पता चलता है कि ऊपर से नीचे तक जो चट्टानें हैं उनका घनत्व एक जैसा ही है, लेकिन और अधिक गहराई पर जाने पर इनके घनत्व में क्या आता है, अंतर आता जाता है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि कल्याण और कल्याणपुरा, जो कि लगभग हिमालय के दक्षिण में कल्याणा 96 किलोमीटर है और जो कल्याणपुर है वो लगभग कितना है, 602 किलोमीटर है। इसी प्रकार जो चित्र है उसमें आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार पर्वत, पठार, मैदान और बेसिन है वो पृथ्वी के अंदर उसकी जो जड़ें हैं वो गहराई तक क्या है, प्रविष्ट हैं। आप देख रहे होंगे कि एक जो आधार लाइन है उसके ऊपर, जैसे कि हम बात करें माउंटेन की, तो उसका जो 35% भाग है वो कहाँ है, जो हमारी जो आधार लाइन है उसके ऊपर है, और उसका 65% भाग किस में डूबा हुआ है, पृथ्वी सतह के नीचे आधे स्तर में डूबा हुआ है। तो ये 65% जो भाग है इसके ऊपर जो 35% भाग टिका हुआ है उसको क्या कर रहा है, संतुलित कर रहा है। इसमें यह भी बताने का प्रयास किया है कि जो भाग जितना अधिक ऊंचा है उसका जो घनत्व है वो क्या होगा, कम होगा। जैसा कि चित्र में देख पा रहे होंगे आप कि लेस डेंसिटी, यानी कि माउंटेन जिनकी हाइट ज़्यादा है और उनकी जड़ें भी क्या हैं, गहरी हैं, तो उनका जो घनत्व वो कैसा है, लेस डेंसिटी, यानी कि कम घनत्व का है। इसके बाद पठार की बात करें तो वहाँ पर भी वही नियम लागू हो रहा है कि 35% भाग सतह के ऊपर है और 65% भाग सतह के नीचे है, लेकिन हाई डेंसिटी है। इसलिए जो उसकी जड़ें हैं वो जो पर्वतीय जो जड़ें हैं उससे क्या है, थोड़ी सी कम है, क्योंकि घनत्व क्या हो गया, थोड़ा सा उनका ज़्यादा हो गया है। इसी प्रकार हम मैदानों की बात करें तो 35% और 65%, लेकिन जो घनत्व है वो पठारों से क्या होता है, फिर और ज़्यादा हो जाता है, जिससे उसकी जो जड़ें हैं भूगर्भ के अंदर वो पठारों से क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। और यही नियम किस पर लागू हो रहा है, सागर तली पर लागू हो रहा है। तो इस प्रकार एरी ने बताने का प्रयास किया है कि जो भाग जितना अधिक ऊंचा होगा वो आधे स्तर में उतनी ही गहराई तक डूबा होगा और उसका घनत्व भी क्या होगा, क्रम से कम होता जाता है। यानी कि अगर हम सागर तली से
मैदान पठार की ओर जाएंगे तो घनत्व कम होता जाएगा, और हम माउंटेन से पठार, मैदान और सागर तली की ओर जाएंगे तो क्रम से जो घनत्व है वो क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार एरी ने जो हिमालय की आकर्षण शक्ति उसका कारण हिमालय का कम घनत्व को माना है।